नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था सल्तनतकालीन राजत्व का सिद्धांत, जिसमें हम बलबन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमें पढ़ना है बलबन ने किस प्रकार से राजत्व सिद्धांत को लागू किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बलबन ने सुल्तान को ईश्वर और निरंकुश सत्ता का प्रतीक बना दिया था, जिसके लिए उसने राजत्व के अर्ध से देवीय स्वरूप शक्ति की स्थापना के लिए निरंकुश स्वरूप और जनहित और शासकीय उत्तरदायित्व के लिए निष्पक्ष न्याय, ये इनको लागू किया। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बलबन ने राजत्व के अर्धदेश स्वरूप के अंतर्गत नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही जैसे उद्धरणों का प्रयोग किया। उसके द्वारा वह सिद्ध करना चाहता था कि शासक कोई साधारण मनुष्य ना होकर ईश्वर का चुना गया प्रतिनिधि होता है। इसकी आज्ञा का पालन ईश्वर की आज्ञा के पालन के समान है। इस तरह बड़ी ही कुशलता से बलबन ने शासक की अवज्ञा को अपराध ही नहीं बल्कि पाप से जोड़ दिया था। आधुनिक संदर्भों में राजनीतिक दर्शन में राज्य को अधिक महत्व देने वाले विचारक कहते हैं कि राज्य या राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इससे इसकी हम तुलना कर सकते हैं। वही बलबन के द्वारा किया गया। बलबन ने यह विचार इसलिए रखा कि यह धारणा निराधार हो जाए कि राजा की शक्ति का स्रोत सामंत, कुलीन व जनता है। ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाया गया और राज्य को ऐसा रूप दिया गया जिसका जनसाधारण से निकट संबंध नहीं था। उसका मानना था कि अगर राजत्व को जनता के पास ले जाया गया तो उसका अंत हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि अपने को देवीय अनुकंपा से जोड़ने के बावजूद उसने जन कल्याण को राजा का सर्वोच्च उत्तरदायित्व स्वीकार किया। राजा का सम्मान सैद्धांतिक रूप से तो उसकी देवीय अवधारणा से ही स्थापित हो गया था, किंतु व्यवहार में इसे लागू करने के लिए बलबन ने शक्ति को अपना अस्त्र बनाया और शासक को निरंकुशता से जोड़ दिया। इस हेतु बलबन ने कई उपायों का सहारा लिया, जिसमें कुलीनवाद, रक्तकुल की शुद्धता और सैन्य शक्ति इत्यादि शामिल थे। बलबन ने कुलीनवाद का बढ़ चढ़कर प्रचार किया। राज की प्रतिष्ठा व सम्मान बना रहे और शासक के प्रति प्रजा में सदैव श्रेष्ठ भाव उपस्थित रहे, इसके लिए उसने भय और आतंक से शक्ति स्थापित करने की कोशिश की। अब आवश्यकता थी शासक को प्रजा से एक निश्चित दूरी बनाने की, और इसके लिए बलबन ने मंत्रियों, सामंतों व अधिकारियों की कुलीनता की जांच करवाई तथा रक्त व कुल की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया। उसने अपने आप को मिथकीय शासक अफरासियाब के वंश से जोड़ा और अपने पौत्रों का नामकरण भी ईरानी शासकों के नाम पर करवाया। राजत्व सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए बलबन ने नए सिरे से राज दरबार का गठन किया और फारसी परंपराओं के अनुसार कई दरबारी गतिविधियों जैसे सिजदा व पायबोस, मतलब राजा के सम्मान में झुकना, उसके घुटने चूमना और नौरोज जैसी प्रथाओं को स्वीकार करवाया। बलबन की विशिष्टता इसमें भी थी कि उसने दरबार को एक निश्चित नियम अनुसार संचालित करने का प्रयास किया। मंत्रियों, कुलीनों को एक निश्चित पोशाक पहनने का दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया। यहाँ तक कि सुल्तान की आज्ञा के बिना दरबार में हंसी मजाक भी वर्जित था। अनुशासन के पालन में बलबन ने अपने आप को भी अपवाद नहीं स्वीकारा और एक कुशल नेता की तरह अपने ऊपर भी अनुशासन को आरोपित किया। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बलबन ने अपने आप को शाही परंपराओं के अनुसार ढाल लिया,
वेशभूषा तथा दैनिक जीवन का निष्पादन वैभवपूर्ण तरीके से करने लगा। वह सदैव अपने साथ तलवार युक्त अंगरक्षकों को रखता था, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो सके। दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठना, वह अपने नज़दीकी परिजनों से भी निहायत औपचारिक तरीके से व्यवहार करना उसका चरित्र बन गया। इसके द्वारा वह यह सिद्ध करना चाहता था कि राजा का कोई अपना निजी नहीं होता, उसका सबके साथ समान संबंध होता है। उसके इस व्यवहार के कारण उसकी तुलना यूरोपीय शासक पीटर द ग्रेट से भी की जाती है। निरंकुशता व सम्मान की स्थापना के लिए उसका सबसे ज़्यादा बल भय और आतंक की स्थापना पर था। स्वाभाविक एक शक्तिशाली सेना के गठन की उसे आवश्यकता थी, इसलिए उसने केंद्रीय सेना के रूप में दीवान-ए-अर्ज या दीवान-ए-आरिज नामक विभाग की स्थापना की थी। योग्य व निष्ठावान अधिकारियों को इसमें नियुक्त किया उसने। सैनिकों की संख्या भी अत्यधिक वृद्धि की गई तथा सैनिकों की गतिशीलता बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास पर बलबन द्वारा बल दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को जानने, सामंतों व कुलीनों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उसने एक गुप्तचर तंत्र की भी स्थापना की, जिसे कुछ इतिहासकार बलबन के कान की संज्ञा देते हैं। ज्ञातव्य है कि बलबन से पहले अशोक व हर्ष के शासन में भी गुप्तचर प्रणाली स्थापित थी, किंतु वह जन कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित थी, जबकि बलबन का द्वारा अपने स्थायित्व की भावना से थी। इस गुप्तचर और सैन्य संगठन की स्थापना से न केवल उसने अपनी निरंकुशता को बनाए रखा, बल्कि विभिन्न आंतरिक विद्रोहों तथा मंगोल आक्रमणों से भी साम्राज्य को सुरक्षित रखा। निरंकुशता को बनाए रखने के लिए उसने महत्वाकांक्षी व शक्तिशाली दल तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया, क्योंकि वह स्वयं भी उसका सदस्य रह चुका था और उसकी आकांक्षाओं को भलीभांति जानता था। बलबन ने अपनी वसीयत में निष्पक्ष न्याय पर बहुत बल दिया, जिसकी मूल अवधारणा यह थी कि कमज़ोरों की रक्षा करना शासक का पवित्र कर्तव्य है। कमज़ोरों पर अत्याचार करने वाला जितना भी शक्तिशाली हो या स्वयं राजा का संबंधी क्यों न हो, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। न्याय के संबंध में उसका स्पष्ट मानना था कि शासक रिश्तेदारी नातेदारी से बढ़कर होता है और किसी शासक के कार्यों को परखना है तो उसकी न्याय व्यवस्था का आकलन करना चाहिए। उसके द्वारा शेर खां को विष द्वारा मारा जाना और बदायूं के इक़्तिदार को सजा देना इसका स्पष्ट उदाहरण है। किंतु व्यावहारिक सत्य यह भी है कि इस निष्पक्ष न्याय के आवरण में बलबन ने राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए अपने कई विरोधियों का दमन कर दिया और उसके राजत्व के सैद्धांतिक व नैतिक पक्ष पर जो ये दाग लगाते हैं। बलबन द्वारा प्रस्तुत राजस्व सिद्धांत निरंतरता परिवर्तनीयता के तत्वों के साथ लगभग संपूर्ण मध्य युग में विकसित होता रहा, जिसमें युगीन परिस्थितियों का योगदान शामिल था। बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिद्धांत को नया रूप दिया और इसकी चरम परिणति हम देखते हैं मुग़ल सम्राट अकबर के विचारों में। वस्तुतः मध्य युग में राजत्व का सिद्धांत एक आवश्यकता नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था बन चुका था। इसके प्रतिपादन के बिना कोई भी महत्वपूर्ण शासक अपने राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकता था। तो ये था मध्ययुगीन राजत्व सिद्धांत, जिसमें हमने बलबन के बारे में पढ़ा है। आगे हम अलाउद्दीन खिलजी और अकबर जब आएंगे टॉपिक तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।